और इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने फिजिकल पार्टिकुलर और फिजिकल जनरल सिम्टम्स को देखा था। आज एक महत्वपूर्ण विषय है जिसे हम लोग स्लिप्स और ड्रीम्स के तहत देखना चाहेंगे। निद्रा, नींद, क्योंकि जीवन का अधिकांश समय नींद में ही बीत जाता है, अतः नींद का भी हम लोगों के रोग पर और जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और इस नींद के अंदर में जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हुआ करता है वह है सपने आना, है ना। हम जगे हुए में तो बहुत कुछ देखते रहते हैं, लेकिन जब सोए रहते हैं उस समय में भी हम लोगों के दिमाग में कुछ न कुछ चलता रहता है और हम लोग कुछ कुछ देखते रहते हैं। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं नींद के विषय में, और नींद से जुड़ी हुई जो तरीके हैं और जो पेशेंट में हमको जो ऑब्जर्व करना है स्लिप के विषय में और जो पूछताछ करनी है उसे हम लोग देखने का प्रयास करेंगे नींद से, है ना। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि नींद के विषय में जानने के लिए हम लोग ये जानना चाहिए कि नींद होता क्या है ना। क्योंकि नींद होता क्या है ये जानने के क्या प्रयास हम लोग करेंगे। और जो इतिहास बताता है कि अरिस्टोटल ने जो पहला व्यक्ति थे जिन्होंने नींद के मेथड को, कैसे नींद होता है, उसको उन्होंने बताया था। और उनके हिसाब से जब हार्ट जो है सो थोड़ा सा कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तब नींद आता है। ये पुरानी बातें हैं, लेकिन हिस्ट्री में जानना हम लोगों के लिए आवश्यक इसलिए होता है कि ये सब बात जान करके हम लोग भी अपने वर्तमान में और नए जो साइंस का जो नॉलेज हुआ है उसके आधार पर हम लोग जानकारी करें। और ग्रीक फिलॉसफी के हिसाब से वहाँ के फिजिशियंस लोग कहा करते हैं कि कारण जो है नींद का वो शरीर का अनुभूति से अलग हो जाना, शरीर का अनुभूति से अलग हो जाना को निद्रा उन्होंने कहा। ये ग्रीक फिलॉसफी में ये बात अलग है कि शरीर से अनुभूति कभी भी अलग नहीं होता है, लेकिन जब हम अनुभव नहीं करते हैं, एक ऐसा समय होता है जब हम हमारे ज्ञान में नहीं होता है, हम जानकारी में नहीं होती है, तो उसे हम लोग नींद के अनुभूति नींद को हम लोग सेंस का अनुभूति नहीं होना हम लोग कहते हैं। ऐसा ग्रीक फिलोसोफर लोगों ने माना था। लेकिन अब हम लोग आज के वर्तमान समय में अब इतना आसान हो गया है नींद के विषय में जानना कि अब तो दुनिया में नींद को जांच करने के लिए स्लिप लेबोरेटरी बन रहे हैं, प्रयोगशाला बन रहे हैं, जहाँ पर कि रोगी को सुला दिया जाता है, व्यक्ति को सुला दिया जाता है और नींद के अंदर में होने वाले बिहेवियर की जांच की जाती है ना। ये 1925 में स्लिप लेबोरेटरी, पहला स्लिप लेबोरेटरी खुला नेथियल क्लिथमैन के द्वारा, और यह आज के समय में बहुत ही विस्तृत विषय हो गया है नींद, है ना। नींद से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं जो रोग में है और रोग के साथ में या रोगी लेकर के आते हैं, उसमें सबसे बड़ी बात होती है इंसोमोनिया या नींद नहीं आना, है ना। दूसरा जो समस्या आता है उसको हम लोग कहते हैं नाइटमेयर्स, यानी कि जब नींद आता है तो उस समय में भयावह दृश्य होता है। तीसरी समस्या होती है पैनिक, माने नाइट टेरर्स। और चौथी है स्लीप वॉकिंग, नींद में चलना, है ना। और पांचवी समस्या आती है नींद में आपको ब्रीदिंग का जो प्रॉब्लम होता है उसको हम लोग कहते हैं नींद का ब्रीदिंग, है ना। सांस लेने में जो प्रॉब्लम होने लगता है, अपनिया, लोग खर्राटा लेते हैं नींद में, ये सब बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम लेकर के रोगी आते हैं। दूसरा जो प्रॉब्लम लेकर के आते हैं वो होता है नैक्रोलेप्सी। नैक्रोलेप्सी का मतलब होता है स्लीप अटैक, यानी कि नींद आ जाना, जब नींद नहीं आना चाहिए उस समय हमेशा सोए रहना, स्लीपीनेस, है ना। नैक्रोलेप्सी का मतलब हो गया स्लीपीनेस। यह
समस्या, ये तो समस्या की बात आती है ना, तो हमें इसके वाकिफ होना और हम लोगों के लिए आवश्यक होता है स्लीप डिजॉर्डर्स को समझने के लिए और स्लीप के अवस्था को समझने के लिए स्लीप के कारण क्या प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद में होता है स्लीप में हम लोग सपने देखते हैं। क्यों देखते हैं ये हम लोग आगे चल करके देखेंगे, लेकिन आज हम लोग एक स्लीप के समय में, नींद के समय में जो मन चलता रहता है, दिमाग चलता रहता है, वह सपनों के रूप में आता रहता है ना। तो उस समय में तरह तरह की बातें दिमाग में आती रहती हैं। स्लीप को जब आप कहते हैं तो स्लीप में का 2 स्टेजेस होता है। नेक्रोलेप्सी की बात मैं कर रहा था। नेक्रोलेप्सी जो है सो स्लीप डिजॉर्डर्स होता है जो कि एक्सेसिव स्लीपीनेस के कारण आता है। फ्रिक्वेंटली डे टाइम बैठे हैं झुपकी लगा रहे हैं, है ना, गाड़ी चला रहे हैं तो झुपकी चल रहा है ना, ट्रैवलिंग बस में बैठ गए और सो गए, है ना, ऐसा जो होता है इसको नेक्रोलेप्सी कहते हैं। ये नर्वस डिजॉर्डर सिस्टम से रिलेटेड होता है और इस तरह के पेशेंट आपको रोगी में अक्सर बीमारियों के साथ में होता है। दर्द के समय में नींद आना, है ना, दर्द के समय में जब दर्द बहुत बढ़ने लगता है तो लोग ड्राउजीनेस हो जाते हैं, स्लीपीनेस हो जाते हैं। यह भी एक नेक्रोलेप्सी का सिम्टम्स होता है। तो जब आपके पेशेंट बता रहे होते हैं तो हमें इस बातों को ध्यान में रखना चाहिए और इसे जब आपको अगर पता चलता है कि दर्द के समय में नींद आ रही है तो आपको बहुत अच्छा दवा का भी इंडिकेशन हो जाता है, ठीक है ना। तो ये हम लोगों को जानना है। उसके बाद में स्लीप का एक साइकिल होता है, कैसे शुरू होता है स्लीप और कैसे वह खत्म होता है ना, ये साइकिल को भी हमको जानना चाहिए। पहला साइकिल को हम लोग बोलते हैं, पहला स्टेज को कहते हैं NREM, है ना, NREM स्लीप, यानी कि नॉन रैपिड आई मूवमेंट। माने जब आप सोने के लिए जाते हैं तो आपके जो आई मूवमेंट होते हैं बहुत तेजी से नहीं चलते, धीरे धीरे, जैसे हम लोग सामान्य अवस्था में रहता है उस समय में लेट जाते हैं और आंखें खुले रहते हैं। हम लोग को जानकारी रहती है कि हम जगे हुए हैं, लेकिन आंख बंद करके हम सोए रहते हैं। इस समय में आपके जो सांस जो चलते रहते हैं वह बड़ा स्लो होता है, धीमे गति से चलता है, शरीर में गति नहीं होता है, चुपचाप पड़े रहते हैं और ब्रेन के एक्टिविटी भी थोड़ा सा नॉर्मल होता है या कम हो जाता है ना, नॉर्मल होता है, ये कम हो जाता है। दूसरा स्टेज आता है, इसके बाद में आप चले जाते हैं रेम स्लीप में। एक एनरेम और एक रेम। तो स्लीप का 2 बेसिक साइकिल है। एनरेम मतलब जब आप स्लीप पर सोने के लिए जाते हैं उस समय में आप रोगी के साथ में जब बैठिएगा तो रोगी से पूछते हैं कि आप नींद बिछावन पर जाते हैं तो आप तुरंत सो जाते हैं या देरी लगता है, समय लगता है ना, तुरंत सो जाते हैं या थोड़ा सा समय लगता है। तो रोगी बताता है कि नहीं सर जाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो गए बिछावन में और आंखें लग गई, है ना, तो वह उसमें एनआरएम का जो साइकिल है वह कम होता है। कुछ लोगों का पड़े प्रयास करते रहते हैं तो उसमें जो आंख धीरे धीरे आपको ब्रीदिंग का रेट सब और ब्रेन का वेव्स काफ़ी कम धीरे होता है और उसमें समय लगता है। कुछ लोगों को तेजी से हो जाता है, कुछ लोगों को समय लगता है। उसके बाद में जब आप डीप स्लीप में चले जाते हैं तो उसको हम लोग उस समय में एकदम नॉर्मल स्लीप होता है ना, इसको हम लोग रेम स्लीप कहते हैं, REM रेम स्लीप, यानी कि रैपिड आई मूवमेंट। इसका क्या मतलब हुआ, रैपिड आई मूवमेंट, आंख की गति जो है सो बहुत तेजी से चलती है, इसलिए रेम स्लीप कहलाता है। एक होता है नॉन रैपिड आई मूवमेंट, जो पहला स्टेज होता है जब आप सोने के लिए जाते हैं तो उस समय में आपके आई के मूवमेंट उतने तेज नहीं होते हैं, लेकिन जब नींद आ जाती है, गहरी नींद में चले जाते हैं तो उस समय में आँख की गति जो है सो तेज हो जाती है, इसलिए इसको कहा जाता है रेम स्लीप, है ना। और इसी समय में जब आप सपने, लोग पहले अवस्था में नहीं देखते हैं, सपने बेसिकली आपको रेम स्लीप में आता है, यानी कि जब आप गहरी नींद, और उसी को सपने बोले जाते हैं। जो NREM रेम स्लीप में आते हैं उसको ही हम लोग सपना बोलते हैं और दूसरे को हम लोग सपना नहीं
और जब आप रेम स्लिप होता है उसमें बॉडी का बहुत रैपिड चेंज होता है ना। कुछ चेंजेस हो जाता है जिसमें कि आप शरीर को घुमा कर रख दीजिए, एज इफ कि वह अनकॉन्शियस पड़ा हुआ है। पल्स रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ब्रेन एक्टिविटी उस समय में अपना सामान्य गति से चलता रहता है, पल्स रेट हाई रेट चलता है, ब्रीदिंग भी चलता रहता है, सभी कुछ चलता रहता है, खाली उसमें सेंसेशन बॉडी से ख़त्म हो जाता है। तो आप कंपेयर कर सकते हैं इसे अनकॉन्शियस स्टेज से। लेकिन यह अनकॉन्शियस स्टेज इसलिए नहीं है कि ये अनकॉन्शियस स्टेज में जगाना जो है सो मुश्किल होता है, इसको आप जगा सकते हैं, है ना, इसको जगा सकते हैं। हम लोग अपने रामायण में एक पढ़ते हैं कुंभकर्ण का नींद, और उसका ऐसा वरदान था कि वो 6 महीना सोया रहता था और 6 घंटा ही खाली जगता था, बाकी समय में हमेशा सोया ही रहता। यानी कि उसके पास में रेम स्लिप का हम लोग अगर इसको अपने भाषा में बात करें, मेडिकल लैंग्वेज में कहें, तो वह आपको उसको एक पैरोक्सिज्म में ही खाली नींद नहीं आती थी, बाकी समय में वह कोमा के स्टेज में रहता था, है ना। उसको डीप कैमोटेज स्लिप भी बोलते हैं। डीप कैमोटेज स्लिप माने कि आप उसको जगाना मुश्किल है, डीप कैमोटेज स्लिप। तो आप जब नींद में रहते हैं रेम स्लिप के समय में आप चले जाते हैं, एक हल्की नींद होती है, एक गहरी नींद होती है। एक कहते हैं ना कि थोड़ा सा कैटनैप स्लिप, थोड़ा सा झपकी हुआ सो गए फिर जग गए, है ना, डॉग के कुत्ते के जैसा सोते हैं, चौकन्ना हो जाते हैं तुरंत। तो कई एक तरह के स्लिप आपको रोगी के साथ में देखने को मिलेगा, और इन सभी का जानकारी आपको दिमाग में रखना चाहिए। पेशेंट से पूछने की आवश्यकता पड़ती है, हमें पूछने का प्रयास अभ्यास करते रहना चाहिए रोगी के साथ में। सबसे पहले स्लिप का जब क्वेश्चन हम लोग करते हैं तो हम लोग ये पूछना चाहिए कि आपको नींद कब आती है, क्यों आती है, और कि नींद नहीं आती है तब आप क्या करते हैं। तो कब आती है ये अगर सवाल करेंगे तो बताता है कि जब बिछावन पर जाते हैं तब सोते हैं, दिन में नींद नहीं आती है। कुछ लोग को ये भ्रम होता है कि हमें दिन में भी सोना चाहिए, रात में भी सोना चाहिए, लेकिन अगर एक समय में नींद अच्छी आ गई 24 घंटा में, तो दूसरे समय में कोई जरूरी नहीं है कि आपको अच्छी नींद आएगी, ठीक है ना। तो दोनों समय में सोना जरूरी नहीं है, लेकिन आराम करने के लिए लोग सोते हैं। खास करके कहा जाता है कि दोपहर के खाना खाने के बाद में सोना चाहिए, थोड़ा देर रेस्ट करना चाहिए। तो बॉडी को रेस्ट के पर्पज से हम लोग NREM स्लिप मतलब कि नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लिप में चले जा सकते हैं, और जाते हैं तो बॉडी को रिलैक्सेशन हो जाता है, और तो फिर उठ जाते हैं। फिर रात में जब सोते हैं तो समय गहरी नींद में सो जाते हैं, तो आपका बॉडी पूरा रिलैक्स हो जाता है। ये 2 साइकिल के अंदर में आपका नींद का जो है तो प्रक्रिया जो है तो पूरा हो जाता है। इसीलिए हम लोग स्लिप साइकिल को हम लोग कहते हैं, NREM स्लिप को हम लोग 4 स्टेज में बांटते हैं, है ना। NREM को 4 स्टेज में बांटते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4, है ना। स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 4। उसके बाद में हम लोग चले जाते हैं रेम स्लिप में, है ना। तो स्लिप में तीनों जागृत अवस्था, NREM स्लिप और रेम स्लिप, ये तीनों मिलकर के स्लिप साइकिल पूरा होता है। जग जाना, जगने के बाद में NREM में चले जाना, और उसके बाद में रेम में चले जाना। जब ये तीनों साइकिल पूरा होता है तो आपका नींद का साइकिल जो है सो पूरा हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ा साइकिल आपका जो है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक साइकिल होता है, वो होता है NREM स्लिप। इसीलिए इसको 4 भाग में अध्ययन करते हैं। आप बिछावन पर गए, लेटने के लिए गए, वह पहली अवस्था हुई। उसके बाद में आपका ब्रेन वेव्स कूल डाउन होने लगा, ब्रेन स्टेज कूल डाउन होने लगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट स्टेज में आपको करीब करीब 10 मिनट लग सकता है एवरेज। कुछ लोग को तो 10 मिनट भी नहीं लगता है, आपको 2 मिनट में भी हो जाता है, 1 मिनट भी हो जाता है। और इस समय में थीटा वेव्स होता है और आपका कुछ अल्फा वेव्स चलता है। अगर आपको उसको मीटर पर देखिएगा तो ऐसा चलता है। उसके बाद में स्टेज 2 आता है, इसमें करीब करीब 20 मिनट लगता है। स्टेज 3 और 4 में आपको 10 से 60 मिनट लगता है। इस समय में आपको काफ़ी वेव्स धीरे धीरे चेंज होने लगता है
और लास्ट स्टेज को हम लोग 5th स्टेज को रेम स्टेज कहते हैं। इस समय में आप करीब करीब पूरे गहरी नींद में आप चले आते हैं। तो फर्स्ट स्टेज में आप प्रयास का स्टेज कहलाता है, यानी कि जब आप प्रयास कर रहे हो सोने के लिए, अगर नींद नहीं आ रही है तो आप प्रयास कर रहे हो। प्रयास करने में किसी को नींद कम समय लगता है, किसी को ज़्यादा समय लगता है, और किसी को समय लगता ही नहीं है कि नहीं। नींद आने में बिछावन पर गए और हम लोग सो गए, ये ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ये चीज़ को आप थोड़ा सा रोगी से अध्ययन करिएगा तो उसके ब्रेन वेव्स का आपको स्टडी हो जाएगा, उसके मेंटल स्टेट का भी आपको जानकारी मिल जाता है, और रोगी से ये पूछना आवश्यक हो जाता है। दूसरी बात होती है कि स्लीप को आप किस पोजीशन में आप सोते हो। तो जब आप पहले स्टेज में रहते हैं, यानी कि इसको हम लोग कहते हैं NREM के फर्स्ट स्टेज में, तो हम लोग इंट्रीम कॉन्शस एंड स्लीप, माने जगे हुए अवस्था और दोनों के बीच की अवस्था को हम लोग इंट्रीम, इन बिटवीन स्टेज है। और इसके बाद में कुछ समय के बाद में यह चला जाता है आपको स्टेज 2 में। स्टेज 2 में क्या होगा, हार्ट का रेट जो है स्लो हो जाएगा, ब्रेन का भी लेस और भी कम सोचने लगेगा, ठीक है ना। तो वहाँ पर सोचने का ये खत्म हो जाता है, और उसके बाद में थोड़ी देर के बाद में आप आ जाते हो डेल्टा स्टेज में। डेल्टा स्टेज में बॉडी जो है सो अपना रिपेयर करता है। इस समय मेरे एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये डेल्टा स्टेज जो है तो बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेज है। आपका बॉडी के अंदर में जो रिपेयर का काम है वह अपना इसी समय में होता है, इसीलिए यह स्टेज आना जरूरी होता है। हम लोग कहते हैं सोना क्यों जरूरी है, तो डेल्टा स्टेज के लिए हमें शरीर को रिपेयर करने के लिए, जो आपका एग्जर्शन हो गया, थकावट हो गया, उसके कारण टिश्यू में फैटिग हो गया, तो वो सारे चीज़ जो हैं सो आपका आराम मिलने लग, रिपेयर के उसके कारण जो क्षति होता है उसको पूरा करने का काम चालू हो जाता है। ये बॉडी रिपेयर स्टेज कहलाता है। उसके बाद में आता है बॉडी का चौथा स्टेज में आता है, तो बॉडी का टेम्परेचर घट जाता है ना, बॉडी का टेम्परेचर घट जाता है और ब्लड प्रेशर भी आपका घट जाता है। और पांचवें स्टेज को तो हम लोग रेम स्टेज कहते हैं। यहाँ पर आपका आँख का मूवमेंट बढ़ जाता है, बॉडी का हार्ट रेट और ये सब जो है सो आप हार्ट रेट, ब्रीदिंग, बीपी, टेम्परेचर ये सब नॉर्मल रहेगा, बाकी आपका आँख का गति जो है सो इस समय में बढ़ जाता है। तो इसी को हम लोग स्लीप साइकिल बोलते हैं, है ना, इसी को हम लोग स्लीप साइकिल कहते हैं। ये हम लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट विषय है जिसे हम लोगों को जागना चाहिए। और मैंने जैसा अभी आपको बताया, ड्रीम जो है, सपने जो हैं, वो एक सपने में आप आवाज़ सुनते हो, सपने में कोई इमेज देखते हो, सपने में कोई एक्सपीरियंस होता है, ये स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद द आई मूवमेंट। इसका संबंध किससे है, आपके आँख की गति से है। जितनी तेजी से आँख की गति होगी, है ना, रेम स्लिप में उतने ज़्यादा स्लिप आते हैं। और इसलिए कहा जाता है कि बायोलॉजिकल पर्पस पर ड्रीम्स का जो है सो समझना बहुत ज़रूरी होता है, और हम लोगों को अध्ययन करने का ज़रूरत है स्लिप के समय में, हम लोग बायोलॉजिकली अध्ययन करने के लिए। दूसरा, हम लोग ये जानते हैं हम लोग के ज़िंदगी का कितना भाग सोने में बीत जाता है। कहा जाता है कि ज़िंदगी का 1/3 भाग हम लोग सोने में बिताते हैं, है ना। और एवरेज लाइफ टाइम में हम लोग अबाउट 6 वर्ष हम लोग खाली सपने देखते रहते हैं, है ना, 6 वर्ष सपने देखते रहते हैं। और एक माना जाता है 2100 दिन हम लोग सपने देखते हैं अपनी वर्तमान दुनिया से अलग अलग दुनिया में, और सभी कोई सपने देखते हैं। ऐसा कोई पेशेंट आता है कहता है कि मैं सपना नहीं देखता हूँ, तो ऐसा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि सपने तो आते ही हैं, क्योंकि वह सपने इसलिए नहीं बता पाता है क्योंकि वह सपना को भूल जाता है, उसके करंट मेमोरी में नहीं रहता है। कुछ लोग मेमोरी में सपने को याद रखते हैं, याद रहता है, कुछ लोग को याद नहीं रहता है, कुछ लोगों की अनुभूति भी होती है ना। कुछ लोगों को जैसा टाइप ऑफ द सपना रहेगा उसके हिसाब से अनुभूति होती है। इसलिए कहा जाता है कि नींद में सपने आना आवश्यक है, आता ही है, उसे अलग नहीं किया जा सकता है। और अगर नहीं आते हैं इसका मतलब कि आपके अंदर में पर्सनैलिटी डिजॉर्डर है,
अगर एकदम नहीं आते हैं, काफ़ी प्रयास करने के बाद भी आपने जानकारी किया, तो उसके अंदर में आपके शरीर का प्रोटीन का कोई कमी है और डेफिशिएंसी है, और आपके प्रोटीन आपके अंदर में ये प्रॉब्लम है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का प्रॉब्लम है। कहा जाता है कि सपने आपको कभी भी देख सकते हो, है ना, लेकिन 4 से 5 सपने एक रात में आ सकते हैं। 4 से एवरेज 4 से 5 सपने आते हैं। और एक बात और बड़ा महत्वपूर्ण है, ब्लाइंड पीपुल को जल्दी सपने नहीं आते हैं। जो अंधे होते हैं उनका आई मूवमेंट नहीं होता है ना, तो वहाँ पर सपने नहीं आते हैं। साउंड, टच एंड स्मेल बिकम हाइपर सेंसिटिव फॉर द ब्लाइंड एंड देयर ड्रीम्स आर बेस्ड ऑन दिस सेंस। तो सपने का आधार कहाँ है? साउंड से है, टच से है, स्मेल से है, और वह बहुत हाइपर हो जाता है, जागृत हो जाता है। जो ब्लाइंड पीपल होते हैं उनके जागृत होते हैं, तो उनको सपने इसलिए नहीं के बराबर आता है, एकदम ही नहीं आता है, ठीक है ना। और जब सपने समाप्त होते हैं तो आधा सपना चला भूल जाता है लोग, है ना, आधा से ज़्यादा लौट जाता है, और 10 मिनट के बाद में 90% लॉस्ट हो जाता है सपने, ठीक है ना, वो रहता नहीं है, खत्म हो जाता है। ये ब्रेन के वेव्स के कारण, दिमाग के गति के कारण ऐसा ये होता है। अब सपने किनको कैसे सपने आएंगे ये भी सोचना पड़ता है। तो बच्चे जो होते हैं, जो एकदम टॉडलर्स जिसको कहा जाता है, ये सपने नहीं देखते, अपने विषय में नहीं देखते हैं, वो बाहरी दुनिया के विषय में देखते हैं। और अपने विषय में सपने उनको 3 से 4 साल के बाद में आने लगता है। और अगर आप कौन खर्राटा आता है नींद में, है ना, खर्राटा आता है, तो उस समय में भी आपको सपने नहीं आते हैं, ठीक है ना, उस समय में आपको सपने आते भी होंगे तो याद नहीं रहता है, ठीक है ना। ये सब बातें जो हम लोगों ने देखा वह सपने से रिलेटेड है। और हम लोग आज ये भी देखने का प्रयास करने जा रहे हैं कि स्लीप का जो हिस्ट्री है पेशेंट के हिसाब से हम लोग कैसे लेना चाहिए। एक साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए हमें उसके अंदर उसका कैरेक्टरिस्टिक्स पता करने के लिए हमें स्लीप का डिसऑर्डर्स को पता करना है। इसका बिहेवियरल असेसमेंट करते हैं, स्लीप के माध्यम से हमको क्या मालूम होता है, बिहेवियर का असेसमेंट होगा, और फंक्शनल इमेज मेथडिंग से भी इसको जांचा जा सकता है, ठीक है ना। स्लीप डिसऑर्डर का क्लासिफिकेशन से कई किया गया है, जो मैंने भी आपको बताया, इंसोमोनिया हो गया, नेक्रोलेप्सी हो गया, ये कार्डियक रिदम हो गया, ठीक है ना। ये सारे क्लासिफिकेशन हैं आपको, जो कि स्लीप रिलेटेड डिसऑर्डर्स कहलाता है। नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं स्लीप डिसऑर्डर्स में, वो है स्लीप के समय में पोजीशन। और आपको बहुत अच्छा क्षेत्र मिलता है नींद में। आप कैसे सोते हो, सोने के लिए जाते हो तो पहले सोते हो करवट सोते हो, या चित सोते हो, या पट सोते हो, या पेट के बल सोते हो, है ना। तो ये आपको मार्केबल होता है, क्योंकि हम लोग जब पेशेंट में देखते हैं तो पेशेंट से बात करते हैं, पूछते हैं, तो पता चलता है कि वह पेट के बल सोने की आदत है। अगर पेट के बल नहीं सोएगा तो उसको नींद नहीं आती है ना। पेट पोजीशन का मतलब होता है जिस समय में उसको नींद आ जाती है। ऐसा नहीं कि किस पोजीशन में वो सोने के लिए जाता है, लेकिन जिस पोजीशन में सोने से उसे नींद आ जाती है वही स्लीप का पोजीशन कहलाता है, ठीक है ना। जिस पोजीशन में सोने के लिए जाते हैं उसको नींद का पोजीशन कहेंगे। जैसे बच्चे लोगों को देखिएगा या बहुत बड़े लोग को भी देखिएगा, जब तक वह पेट के बल नहीं जाते हैं तो उनको नींद नहीं आती है। जब तक बाएं करवट नहीं सोते हैं तो नहीं आती है नींद। और कुछ लोग को देखिएगा जब सो जाते हैं तो हाथ पैर को काफ़ी सिकोड़ लिया करते हैं, हाथ पैर को काफ़ी सिकोड़ करके रखते हैं, जिससे कि उनको नींद आ जाती है उस समय में, है ना। स्लीप्स लाइक ए कर्ल्ड अप लाइक ए डॉग, कुत्ते के जैसा एकदम ऐसे मोड़ कर सोते हैं। फिर आपका एक रिपोर्टरी में एक और रूब्रिक्स है, आपका नी एल्बो पोजीशन, है ना। नी एल्बो पोजीशन कैसे होता है, वो ऐसे करके बैठ कर होता है और पीछे का भाग थोड़ा सा उठा होता है। तो नी और एल्बो के सहारे, नी के सहारे और एल्बो के सहारे जो सोते हैं उसको हम लोग नी एल्बो पोजीशन कहते हैं। उसी तरह फिर आपको और भी बहुत सारे मिलेंगे। हाथ का पोजीशन उस समय में कैसे होगा, कुछ लोग हाथ को ऐसे रखते हैं, कुछ लोग हाथ को ऐसे रखते हैं, है ना।
डिफरेंट पोजीशंस ऑफ हैंड पोजीशंस होते हैं। तो ये आप कुछ लोग हाथ को फैला करके रखते हैं, ये सब आपके रिपोर्टरी में रूब्रिक्स है, सिम्टम्स का ये काम करता है और इसको आपको बहुत सारा लक्षण इसके माध्यम से मिल सकता है। इसीलिए हम लोगों को यह प्रयास करना है कि हमें कितना ये पोजीशंस को हम लोग जानकारी लें। ठीक है। दूसरा है जो आपको ऑब्जर्व करने का, स्लीप के समय में बोलना, नींद के समय में बोलना और खर्राटा लेना, है ना। और स्लीप के समय में बॉडी का पोस्चर कैसा है, वो तो पोजीशन हो गया, कैसे सो रहे हैं। स्लीप के समय में आपका पोस्चर कैसा होता है, माने कि किसी की सोता है तो उसकी आंखें खुली रहती हैं। जनरली हम लोग के आंख बंद रहते हैं तो आंखें खुली कहते हैं। ओपन आई स्लीप ड्यूरिंग, है ना, रूब्रिक्स है आपका। ओपन आई स्लीप ड्यूरिंग, सोए हुए में आंख खुला रहना, सोए हुए में आधा आंख खुला रहना, है ना, आधा बगनीना जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, बगनीना कहते हैं। पूरा आंख खुला रहेगा, पूरा ये रहेगा, मुंह पूरा खुला रहता है, ऐसे करके खुला रहेगा, आधा मुंह बंद रहेगा, है ना, मुंह को खींच करके सोते हैं। तो जब सोते हैं तो बॉडी का एक अपना पोजीशन ले लेता है ना, बॉडी अपना एक पोजीशन ले लेता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हुआ करता है और खास करके अनकॉन्शियस पेशेंट में भी ये लक्षण आपको बहुत सारे मिलेंगे कि अनकॉन्शियस अवस्था में पेशेंट का बॉडी कैसे है, कैसे पड़ा हुआ है। कुछ लोग सोते हैं तो डीप स्लीप की बात होती है, उसको कैसे इधर भी घुमा दीजिए, उधर भी घुमा दीजिए। जो मैं कुंभकर्ण का एग्जाम्पल दे रहा था, उसको कितना भी कुछ करिए कोई असर नहीं पड़ता है ना। तो ये सब जो है जानकारी आपको लेना आवश्यक है, क्योंकि ये सब जानकारी जो है सो हमारा उसके पर्सनैलिटी जगे हुए अवस्था में उसका क्या परिवर्तन हो रहा है, कैसे वह बदल रहा है, ये आपको जानकारी इसके साथ में मिलता है। तो आज हम लोगों ने स्लीप का ये सब जो हम लोगों ने देखा, ये इसके माध्यम से हम लोग इसके साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स यानी मानसिक असर, बीमारी के समय में मानसिक अवस्था, है ना, मानसिक अवस्था का भी जानकारी हो जाता है और साइको सोशल ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, सोमैटिक ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। इसे बहुत सारे कंडीशंस का हम लोग निवारण रोगी के साथ में कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये आपका एक आता है नींद का। अब नींद बहुत आना, नींद कम आना, नींद बहुत आना और नींद कम आना। नींद अगर बहुत आती है तो उसे हम लोग स्लीपीनेस, हमेशा ड्राउजीनेस बोलते हैं, झुपकी आते रहता है। और हाँ, बैठे बैठे भी सो जाते हैं, है ना, बात करते करते भी सो जाते हैं, खाना खाते खाते भी सो जाते हैं। ये सारे लक्षण आपको रिपोर्टरी के और अपने होम्योपैथी के हिसाब से इन सभी लक्षणों का होम्योपैथी में काफ़ी महत्व है। बहुत अधिक नींद आना टॉक्सिक इफेक्ट ड्राउजीनेस और ऐसे कि नशे में है ना, सपने में भी आपको, जगे हुए सोए हुए में भी आपको नशे के जैसे है। तो कितने पोजीशंस आपको देखने को मिल रहा है और ये आपको ट्रीटमेंट करने के लिए काम बहुत अच्छा देगा। उसके बाद में ब्रीदिंग रिलेटेड डिजॉर्डर्स भी दिखलाई पड़ता है ना, ब्रीदिंग रिलेटेड, जिसको कि स्लीप एपनिया के नाम से जानते हैं, स्लीप एपनिया। उसमें हाइपोवेंटिलेशन और हाइपर वेंटिलेशन दोनों होता है, ज़्यादा सांस लेना और कम सांस लेना। जब नींद की अवस्था में आपका अगर स्लीप एपनिया होगा, हाइपोएपनिया होगा, तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप होता है, सेंट्रल स्लीप होता है और स्लीप रिलेटेड हाइपोवेंटिलेशन होता है। ये सब आपको इम्पेयर्ड वेंटिलेशन ड्यूरिंग द स्लीप है और आपके रोग के अवस्था को अच्छा से तरह से प्रभावित करता है। ठीक है ना, रोग की अवस्था को अच्छी तरह से प्रभावित करता है। इसमें जो ब्रीदिंग रिलेटेड स्लीप डिजॉर्डर है उसको हम लोग कहते हैं एयर फ्लो जो है सो थोड़ा समय में रुक रुक करके आता है, इंटरप्टेड आता है, ये आपको दिखलाई पड़ेगा। कितना समय हो गया जी? 11:10। तो टोटल टाइम कितना हुआ? 30 मिनट। अच्छा, अब आता है कितना समय
कितना समय सोना चाहिए, है ना, कितना समय। तो लोग का सेटिस्फैक्शन तो समय के साथ में, नींद के साथ में समय का भी होता है, कितने देरी तक सोते हैं, है ना। तो ये सोने का समय भी जो है सो उम्र के आधार पर भी होता है। बच्चों को देखिएगा बहुत ज़्यादा सोते हैं, थोड़े से बूढ़े लोग को देखिएगा उनको कम नींद आती है, रात को 3 बजे 4 बजे नींद जग जाते हैं, थोड़ा देर के लिए 4 घंटा 2 घंटा सो लेते हैं तो बहुत अच्छा से सो लेते हैं, बाकी उसके बाद में जगे रहते हैं। तो टाइम ऑफ दैट कितना समय लगता है और कितना देरी सोते हैं ये भी हमें जानकारी प्राप्त करना है रोगी से। एक और होता है जेटलैग स्लीप, है ना, जेटलैग टाइप कहते हैं जब आप किसी यात्रा में हैं और आपको लगातार समय का ख्याल नहीं रखना है, 24 घंटा फ्लाइट में है और उसके बाद में तो 24 घंटा आप नींद पूरी तरह से नहीं आती है, या नहीं तो किसी दूसरे कंट्री में है, वहाँ का टाइम टेबल समय, और हम अपने कंट्री में आते हैं तो जब एक देश से दूसरे देश में आते हैं तो आपको लगे, आपको स्लिप जैसे यहाँ पर अगर रात हुआ होता है तो दूसरे जगह पर दिन हुआ होता है, तो आपको तो अगर वहाँ पर हैं तो वहाँ की आदत बनी हुई है, तो उस आदत के हिसाब से यहाँ आने के बाद में आपको उसी समय में नींद आ रही है। तो यहाँ पर रात में जब हुआ तो आपको नींद नहीं आ रही है, तो लोग कहते हैं कि ये सब इसको नींद नहीं आ रही है। लेकिन जब आप उसके जीवन को अध्ययन कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये जेटलैग स्लीप है, ये एक जगह से दूसरे जगह पर जाने के कारण, जियोग्राफिकल कंडीशंस के कारण, ग्लोब के कंडीशंस के कारण ये ऐसा स्लिप से आया है, कितना ऐसा स्लिप आया है, ठीक है ना, 31। हाँ। तो इसको हम लोग को दिमाग में रखना है, ये स्लिप के कितने है, और हर एक का असेसमेंट करिएगा, और हर एक का असेसमेंट करना ज़्यादा जरूरी है। एक और होता है जिसको कहते हैं पारासोमोनिया। पारासोमोनिया का मतलब होता है अनप्लेजेंट अनडिजायरेबल बिहेवियर ड्यूरिंग द स्लीप। अनडिजायरेबल, किसी को थप्पड़ मारते हैं, किसी को ये कहते हैं, लोग कहते हैं जगा हुआ है ना, इसको पारासोमोनिया भी कहते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि ये साइकेट्रिक डिजीज का भी कारण हो सकता है, मन के अंदर की बात को, और सपने से भी इस पारासोमोनिया, लेकिन ये आपको खास करके ये आपको 2 अवस्था में आएगा, नॉन रेम में और रेम में, दोनों में आता है। नॉन रेम वाला हो जाता है, उस समय में कॉन्शियस होता है, पेशेंट को पता चल जाता है कि वह उसको है, ठीक है ना। तो और एक आता है रेम में, तो उसमें अनकॉन्शियस होता है। तो पारा में ये जो आपको बताया पारासोमनिया, ये आपको बहुत भी जानकारी रखना चाहिए कि अनडिजायरेबल बिहेवियर ड्यूरिंग द स्लीप। आप जो पोजीशन में जो है सो तो अलग है ही, लेकिन उस समय में आप क्या कर रहे हो, है ना, क्या कर रहे हो, इसको हम लोग पारासोमनिया के अंदर भी पढ़ते हैं। एक स्लीप वॉकिंग, जिसमें पारासोमनिया में आता है स्लीप वॉकिंग, चलना, नींद में चलना, है ना। तो आपको बड़ा अच्छा लक्षण होता है नींद में चलना। एक होता है कंफ्यूजन, सपने में है कि जगे हैं, या पेशेंट कहता है कि हम सोए हैं कि जगे हैं, पता नहीं चलता है, जिसको कंफ्यूजनल एरोजल कहते हैं, कंफ्यूजनल एरोजल कहते हैं। और इसमें लोगों को पता, मैंने सो करके उठने के बाद में कहते हैं डॉक्टर साहब को तो नींद नहीं आती है, लेकिन बाकी लोग कहते हैं ये तो पूरा सोया हुआ था, लेकिन पेशेंट को मन लगता है कि वो उसको कंफ्यूजन होता है कि हम सोए हुए हैं कि जगे हुए हैं। तो ये खास करके बच्चों में भी हो सकता है और बूढ़े लोग में भी ज़्यादा आता है, ठीक है ना। और एक और होता है ईटिंग डिजॉर्डर। लोग सोए हुए में आपको उठ करके जाते हैं और किचन में जा करके कुछ उठा करके खा लेते हैं, और दिन में नहीं खाते हैं। बड़ा ये बात है कि दिन में भूख नहीं लगती है, लेकिन रात में जब सोए हुए में रहते हैं तो आपको उनको भूख लग जाती है। ये एक अच्छा बिहेवियर आपको दिखलाई पड़ेगा। दूसरा है स्लीप रिलेटेड बिहेवियर, सेक्सुअल रिलेटेड बिहेवियर। सोए हुए में सेक्सोमैनिया, इसको सेक्सोमैनिया कहा जाता है, सेक्सोसोमोनिया यानी कि नींद के समय में सेक्स, जगे हुए में सेक्स की इच्छा नहीं होती है, लेकिन नींद के समय में सेक्स
की इच्छा होती है, और लोग वो समय में खास करके मास्टरबेशंस है और या कुछ इस तरह के, तो वो नींद के समय में आता है। खास करके वैसे लोग में होगा जो कि आपको किसी श्रम से या किसी गिल्ट भावना से डिप्रेशन में है, उसको सेक्सोमैनिया का सेक्सोसोमोनिया नहीं, सेक्सोसोमोनिया का भी लक्षण आपको देख सकते हैं। तो ये सारे चीज़ की जानकारी रहना हमें ज़्यादा जरूरी है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने आज के दिन में स्लिप्स को देखा है। दूसरे दिन हम लोग एक स्लिप के समय में रेस्टलेस लेग सिंड्रोम्स होता है। ये पोजीशन की बात मैंने किया था, जो बॉडी की एक्टिविटी है उसमें रेस्टलेस पैर जो है सो ऐसे हिलाता रहेगा, हाथ हिलाता रहेगा, बॉडी का है नाक फड़कता रहेगा, आँख खुलता बंद होता रहेगा। ये सारी चीज़ को आप देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लक्षण आपको रोगी में मिल सकता है। तो हमको लगता है कि आज हम लोगों ने स्लिप के विषय में एक अच्छा कलेक्शंस दिमाग में लाया है। एक आइडिया, एक नक्शा हम लोगों ने स्लिप का अपने दिमाग में रखने के लिए तैयार किया है, जो हम लोगों को रोगी के अध्ययन करने के लिए हम लोगों को मदद करेगा। हम लोग लक्षण यहाँ पर भी हमको है। मैंने कहा कि हर एक समय में हर एक जगह पर आपको लक्षणों की कमी नहीं होती है। लक्षण लेना चाहिएगा, प्रयास करते रहिएगा तो मिल जाएगा। तो इसके साथ में हम लोग आज का इस सेशन को कंप्लीट करते हैं। कल को दूसरे दिन में हम लोग सपने को देखेंगे। सपने का महत्व क्या है, सपने की हर एक सपने का क्लासिफिकेशन करेंगे, और एक केस टेकिंग का बहुत अधिक महत्वपूर्ण एरिया है। हम लोग जिंदगी का जो कहते हैं ना कि आधा से ज़्यादा समय 1/3 भाग हम लोग सोने में बिताते हैं। अगर इस भाग का आप अध्ययन नहीं करिएगा तो क्या होगा, आपका केस जो पेशेंट का जो केस हिस्ट्री है तो इनकम्प्लीट रह जाता है। तो जितना समय पूरे 2/3 टाइम तो जगे हुए का अध्ययन करते हो, है ना, केस टेकिंग में कॉन्शियस पीरियड का, और 1/3 भाग का अगर अधूरा रह जाता है तो आपका टोटलिटी कैसे पूरा होगा। इसीलिए टोटलिटी पूरा करने के लिए हमें पूरा ये स्लिप का चैप्टर को हम लोगों को देखना है, और इसके समय में जो एक्टिविटी है उसको देखना है, और उसके अंदर में जो सपने आते हैं उसको देखना है। तो इसके साथ हम आज का इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। कल हम लोग फिर दूसरे सब्जेक्ट के साथ मिलेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।